लक्ष्मण भाई, पहले तो ये बतलाइए कि सामाजिक न्याय को किस तरह से परिभाषित किया जाए। सामाजिक न्याय को केवल आरक्षण के दायरे में रखा जाए, क्योंकि आमतौर पर लोग कहते हैं सामाजिक न्याय यानी आरक्षण समझ लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है सामाजिक न्याय का बड़ा विस्तृत फलक है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय दा। इस जरूरी विषय पर अब अमूमन तो लोग सामाजिक न्याय की बात तब तक नहीं करते जब तक जनमानस में एक दबाव ना हो या कोई ऐसा कदम न उठाया जाए जिसने परंपरागत तौर पर जिसे भारतीय राजनीति के कुछ फॉर्मूले हैं उससे बाहर जाकर चुनौती न मिल रही हो। जैसे बिहार ने इस समय एक ठीक ठाक चुनौती उस परंपरागत राजनीति को दी है, जिसमें एक रूढ़ हो चुके स्लोगन चलते हैं, गरीबी हटाओ, बेरोजगारी दूर करेंगे। लेकिन असल में इसका कोई फ्रेम क्या होना चाहिए, एक वैचारिकी क्या होनी चाहिए, किस रास्ते चल करके आप उस हाशिए पर पड़े हुए व्यक्ति को उसके हक को दिला सकते हैं, कैसा आप देश बनाना चाहते हैं, कैसा समाज बनाना चाहते हैं, उस विचार का नाम सामाजिक न्याय है। और टुकड़ों में बातचीत करके कई बार ये कोटा पूरम किया जाता है कि नहीं हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। और दूसरा जो आपके सवाल का मजमू है वो भी बहुत जरूरी है कि आम तौर पर यह धारणा है कि सामाजिक न्याय का अर्थ आरक्षण होता है। ये दोनों बातें अधूरी हैं। असल में बीपी मंडल साहब ने जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट तैयार की, मैं वहां से दो उदाहरण लेता हूं क्योंकि वहां से इस सवाल का जवाब देने की शुरुआत ठोस रूप से की जा सकती है। पहला उदाहरण, समानता केवल समान लोगों के बीच हो सकती है, असमान लोगों के बीच समानता लाने के लिए असमान नियम बनाने पड़ेंगे, और अगर असमान लोगों के बीच समान नियम लागू किए जाते हैं तो वो असमानता को बरकरार रखने का नियम है। और अब तक का यह देश का पूरा इतिहास मोटे तौर पर इस समझ से चलता रहा कि वो एक समान नियम, न्यूट्रल नियम, मेरिटधारी नियम से चले। सामाजिक न्याय की धारणा कहती है कि नहीं, जो असमान लोग हैं उनके बीच समानता के लिए असमान नियम बनाने पड़ेंगे। भारत के संविधान में उसके लिए एक क्षेत्र दे दिया गया, विशेष अवसर का जो प्रारूप है। दूसरा रेफरेंस उसी मंडल कमीशन की रिपोर्ट से मैं और उठा लेता हूं, जिसको अक्सर हम लोग लिखते पढ़ते बोलते रहते हैं कि आरक्षण बीमारी का इलाज नहीं है, आरक्षण दर्द की दवा है। यानी एक घोर बीमारी, एक बड़ी बीमारी शरीर रूपी समाज को लगी हुई है, उस बीमारी का पूरा मुकम्मल इलाज हो, उसके लिए कई बार ऑपरेशन करना पड़ता है, कई बार दूसरी तरह की दवा देनी पड़ती है, एक बड़ी तैयारी करनी पड़ती है। आरक्षण उस दर्द की दवा है जो फौरी तौर पर एक राहत देता है, पेन किलर है। पेन किलर है, इसीलिए दर्द निवारक दवा कहते हैं। मैं आसान भाषा में अगर दो तीन लाइन में इसको समेटू कि सामाजिक न्याय का मतलब क्या है धनंजय दा, तो सामाजिक न्याय का अर्थ असल में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय, राजनीतिक न्याय, इन सब का एक ऐसा मुकम्मल विचार का नाम है जिसके जरिए इस देश में, समाज में बराबरी यानी समता, न्याय, बंधुता का एक समाज बनाया जा सकता है। सामाजिक न्याय में आर्थिक न्याय शामिल है, और वो बिहार की जाति जनगणना वाले प्रकरण से हम समझ सकते हैं, क्योंकि यही बात हम लोग और हमारे पहले के लोग इस देश और समाज को समझाना चाहते थे कि असल में सामाजिक न्याय का अर्थ केवल जातियों को गिनने या जातियों की बात करना नहीं है, उनके साथ आर्थिक न्याय करना है। तो ये सामाजिक न्याय की वैचारिकी में शामिल है। लैंगिक न्याय की वैचारिकी में शामिल है। आप किसी भी आइकॉन को, सामाजिक न्याय के आइकॉन को उठा लीजिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो, महात्मा ज्योतिबा फूले हो, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार हो, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हो, इन सब के यहाँ देखेंगे आप कि लैंगिक न्याय का विचार केंद्र में है, आर्थिक न्याय का विचार केंद्र में है, सामाजिक न्याय का विचार केंद्र में है। तो असल में मैं जिसे कहता हूं ना, आइडिया ऑफ इंडिया क्या है, आइडिया ऑफ इंडिया का पर्याय है सामाजिक न्याय, और जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, लैंगिक न्याय सब शामिल है। सबको सबके हिस्से का हक मिले, कोई किसी की हकमारी न करे, उसका नाम है सामाजिक न्याय। जी, बहुत बढ़िया समझाया आपने। और संविधान में जो प्रियम्बल में ही जिक्र है कि हम जो है न्याय, सामाजिक न्याय, राजनैतिक न्याय और आर्थिक न्याय की बात करते हैं। तो राजनैतिक न्याय पे तो बहुत बहस हुई, और लगातार मोदी जी, अभी देखिए अमित शाह जी बोलते रह रहे हैं कि हमारे इतने विधायक ओबीसी के हैं, हमारे इतने एमपी ओबीसी के हैं।
लेकिन समझ में ये आता है कि चिराग पासवान दलित नेता तो हैं, लेकिन दलितों के साथ कहाँ खड़े दिखाई पड़ते हैं, वो तो खड़े हो जाते हैं जाकर के बीजेपी के साथ। तो वैसे में राजनैतिक न्याय क्या भटक नहीं जाता है? जिस राजनैतिक न्याय की परिकल्पना थी और आरक्षण की व्यवस्था थी, उसमें जब उस तरीके के नेता उससे ऊपर आते हैं और फिर वो चले जाते हैं ब्राह्मणवादी शक्तियों के साथ, तो क्या लगता है कि ये भटकाव नहीं है? एक लोक कथा का संदर्भ लेता हूं धनंजय दा। लोक कथा है और मुहावरे के रूप में प्रचलित होती है, और जो आपके सवाल पर बिल्कुल सटीक बैठ रही, क्योंकि बहुत गंभीर सवाल है, बहुत जरूरी सवाल है। ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि जब इस बात का दबाव बगीचे की तरफ से बनना शुरू हुआ कि बगीचे का होना इस बात में निर्भर करता है कि हर रंग के फूल खिलेंगे, हर रंग के पौधे होंगे, हर किस्म के पौधे होंगे, और सबको बराबर की जगह मिलेगी, सबको सम्मान मिलेगा, तो कुछ लोगों ने इसका अर्थ ये ले लिया कि वर्चस्व तो कायम हमारे तबके का हो, हमारा ही हाथ में निर्णय लेने की क्षमता हो, लेकिन दिखाने के लिए हमने कई गुलदस्ते सजा दिए जिसमें कई रंग के फूल लाकर बिठा दिए मंच पर। हम देखो सामाजिक न्याय कर रहे हैं। तो आपने जो सवाल पूछा उस कहावत से, उस लोक कथा से मैं इसको जोड़ता हूं। इससे हुआ क्या कि चेहरा, जब लोकतंत्र मजबूत होता है, सामाजिक न्याय का विचार मजबूत होता है, तो आम आवाम के बीच एक सवाल चेतना पैदा होती है, सवाल पूछने की, हम कहाँ हैं, हमारी हिस्सेदारी कहाँ है, हम क्या इस देश का वंचित शोषित जनगणना के रजिस्टर में दर्ज आंकड़ों की संख्या मात्र है, या वह भी एक मुकम्मल इंसान है, उसे भी रोटी कपड़ा मकान इज्जत रोटी स्वाभिमान और अपना हिस्सा चाहिए कि नहीं। यह सवाल जब पूछा जाता है तो असल में लोकतंत्र और संविधान मजबूत होता है। जैसे ही, जब तक ये सवाल उतनी तेजी से बुलंदी से नहीं पूछा गया, तो एक किस्म के लोग देश चला रहे थे, वही राजनीति में थे, वही विश्वविद्यालयों में थे, वही जो है देश में डीएमएसपी बनते थे, वही व्यापार बिजनेस करते थे, उन्हीं के हाथ में सब कुछ था, वही भाषा संचालित करते थे, वही समाज बोध पैदा करते थे, मेरिट क्या है, देश में आगे ले जाने के लिए, विकास के लिए क्या चाहिए, तो सब डिबेट एक जैसी थी। जैसे ही लोकतंत्र अंतिम पायदान तक पहुंचा तो वो आखिरी व्यक्ति सवाल पूछने लगा। तो उस समय ये पहले पहले स्टेज में लोगों ने निगेट किया, राजनीतिक न्याय के लोगों ने भी निगेट किया, कहीं कहीं कोई बहुत प्रतिभा से आ गया तो उसको जगजीवन राम बनाकर रख लिया, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि उनको डॉक्टर अंबेडकर नहीं चाहिए था, उनको जगजीवन राम चाहिए था। और इतिहास पढ़ा जाना चाहिए कि इन दोनों के बीच में भारत की सियासी राजनीतिक न्याय करने वाले लोगों ने क्या सलूक किया। उनको डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नहीं चाहिए थे, उनको लालू यादव मुलायम सिंह यादव की जगह हुकुमदेव नारायण यादव चाहिए था, उन्हें रामविलास पासवान को अपने में मिलाने के लिए वो वाला रामविलास पासवान नहीं चाहिए था जो कहता था कि तुम्हारे तो गूंजे धरती आसमान एक ही राम है, रामविलास पासवान, और वो सांप्रदायिकता मनुवाद पर एक साथ चोट करता है। इसका मतलब ये है कि फिर गुलदस्ता सजाया गया मंच पर, क्योंकि 15% जिस हित को साध रहे थे ये राजनीतिक न्याय के लोग, उनसे सरकार नहीं बन सकती थी, तो 15% को दिखाया जाए तो बीजेपी ने उसका एक कार्ड ढूंढा हिंदुत्व का, और इस तरह से उसकी कार्ड ढूंढ करके ले आए। उसके दबाव में जब मंडल आंदोलन आया और पहली बार ये सवाल पूछा गया, तब इन लोगों ने गुलदस्ता सजाना शुरू कर दिया। तो कुछ गुलदस्ते हैं जिनको इसलिए लखाया गया, और वो कहावत ये है कि जंगल की लकड़ियों को ये समझाया गया कि कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि इस कुल्हाड़ी में लगी हुई लकड़ी तुम्हारे ही बीच की है, और लोग कुल्हाड़ी का साथ देने लगे। यह एक विमर्श, यह एक विचार सामाजिक न्याय के राजनीतिक न्याय के विचार के साथ जुड़ता है, जिसका मतलब यह है कि जाति देख करके कुछ लोगों को चेहरा बनाकर बिठा दिया गया कि देखो राष्ट्रपति तुम्हारे बीच का बना दिया, और जब हाथरस हुआ तो राष्ट्रपति ने जबान नहीं खोला। जब देखो देखो राष्ट्रपति हमने जो पहली महिला आदिवासी को बना दिया, लेकिन मणिपुर हुआ, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये है सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय का अंतर। वैसे ही प्रतीक हैं, चाहे चिराग पासवान हो, चाहे बहुत सारे लोग हैं जो आज उस खेमे में हैं, जो विचार से उस खेमे में नहीं है, वो अपने निजी लाभ से हैं, सामाजिक लाभ से, उनके उनके यहाँ कोई न्याय का सिद्धांत नहीं है। बीजेपी ये काम कर रही है। एक और लक्षण भाई आता है कि जब कांग्रेस या बीजेपी जब राजनीति कर रही होती है, तो उसमें जातिवादी राजनीति का आरोप उस पर नहीं लगता है।
हालांकि वो सवर्णवादी राजनीति दोनों कर रहे होते हैं। कांग्रेस की राजनीति भी सवर्णवादी राजनीति रही और बीजेपी की राजनीति तो है ही, तो विचारधारा ही उनकी समाज वही है, सवर्णवादी है। लेकिन जब लोहियावादी लोग करते हैं या जो पिछड़े वर्ग के जो लोग राजनीति कर रहे होते हैं, तो उन पे जातिवादी होने का आरोप लग जाता है, जबकि वो केवल अपनी जाति को लेकर के नहीं चल रहे हैं। नीतीश कुमार बिहार में चल रहे हैं तो तमाम जातियों को साथ लेकर के चल रहे हैं। लालू प्रसाद भी चले तो लगभग जातियों को लेकर के, जो दलित पिछड़ी जातियां हैं, जो मुस्लिम जातियां हैं, उनके यहाँ भी सवर्ण नेता रहे। लेकिन निर्णय लेने के अधिकार या कहिए कि बहुसंख्य जो है, जो निर्णय हुए वो पिछड़े दलित समाज को लेकर के हुए। तो इन पर जातिवादी होने का आरोप कौन चस्पा कर देता है? क्या मीडिया का रोल होता है? क्या एक नैरेटिव गढ़ा जाता है कि ये सब देखो जातिवादी राजनीति कर रहे हैं, या और एक साजिशन किया जाता है, या क्या लगता है वाकई राजनीति करते हैं जो जातिवादी राजनीति होती है उनकी? बहुत जरूरी सवाल है। एक अपने उदाहरण से ले लूं, अखिलेश यादव एक कार्यक्रम में थे और उनसे पत्रकारों ने पूछा कि राहुल गांधी ने देखिए कितना बढ़िया ये मुद्दा उठाया है, सदन में पूछा कि 90 में 3 ओबीसी, फिर मीडिया के लोगों से पूछ दिया कि बताओ इस कमरे में कितने मीडिया के लोग हैं, एससी एसटी ओबीसी। अखिलेश यादव ने कहा कि ये हम और हमारे विचारधारा के लोग जाने कितने समय से इसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, इसके लिए बदनाम हुए, और जब जब हमने ये सवाल पूछा तो हमारे ऊपर ये तोहमत लगाई गई कि ये जातिवादी लोग हैं, जातियां पूछते हैं, जाति के नाम पर बांट रहे हैं। राहुल गांधी के पास ये प्रिविलेज है कि उनके ऊपर किसी ने ये आरोप नहीं लगाया। एकदम हाल का उदाहरण है। और ये सवाल बुरा नहीं है, राहुल गांधी की मंशा अच्छी है, राहुल गांधी एक अच्छे विचार से इसको पूछ रहे हैं। कम से कम राहुल गांधी जिस तेवर से बोलते हैं, आज भी कांग्रेस में बहुत सारे लोग हिम्मत नहीं जुटा पाते वो बात बोलने की। तो मुझे कई बार एक नेता कैसे बनता है, वो राहुल गांधी को हम अपने सामने बनता हुआ देख रहे हैं कि उन्होंने ठान लिया क्या ये बात। लेकिन यहां से एक जरा इसकी रीडिंग क्यों न की जाए, यही तो हमने भी पूछा था विश्वविद्यालयों में कितने प्रोफेसर किसके हैं, तो ये बात कही गई कि आप तो जातिवाद करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये उस जमाने का तर्क है, बहुत पीछे नहीं जाते हैं, छोड़ देते हैं, कबीर को छोड़ देते हैं, रविदास छोड़ देते हैं, एकदम आधुनिक काल में शुरू करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बाबा साहब के लोगों को खड़ा किया गया, ये कहते हुए कि ये दलितों के प्रतिनिधि नहीं है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जब ये नारा उन लोगों ने लगाया कि सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60, उनके ऊपर यह आरोप लगाया गया कि आप तो समाजवाद की बात करते हैं, और समाजवाद की बात करने में गरीब, कमजोर, वंचित सब हैं, आप जाति की बात क्यों करते हैं? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा कि समाजवाद की बात करना अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की बात करना, और मैं जब तक ये पहचान न लूं कि वो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति कौन है, तो मैं कैसे उसके हित की बात करूंगा? वो अंतिम पायदान पर किस विभाजन का शिकार होके गया, वो विभाजन अगर जाति की है तो जाति की बात करनी पड़ेगी। तो यहां वो उन सारे लोगों को झेलना पड़ा। डॉक्टर अंबेडकर को इस देश में पहले तो नकारा गया, नॉट अवेलेबल, इस प्रतीक को समझा जाए। जब अंबेडकर आ गए, जैसे एनएफएस कहता है नॉट फाउंड सुटेबल, तो राष्ट्र निर्माता अंबेडकर नहीं है, वो उसके लिए सुटेबल नहीं है। चलो भाई, वो दलितों के नेता है, संविधान बनाने वाले नेता है। जब वो दोनों से ऊपर अंबेडकर का विचार उठा, तो आज गोडसे, गोलवलकर, हेडगवार के वारिस भी 6 दिसंबर 14 अप्रैल को झुक करके सलाम करते हैं। ये अंबेडकर का कद है। तो अंबेडकर को लंबे समय तक बताया गया कि पहले तो छिपा दिया जाए, नहीं छिपे तो उनको दलितों का नेता बना दिया जाए, ताकि अंबेडकर जाति से ऊपर न उठ पाए। अंबेडकर एक ऐसे आइकॉन थे जिसमें जेंडर जस्टिस है, कास्ट जस्टिस है, इकोनॉमिकल जस्टिस है, बांध और नहर परियोजना कैसे बने, इसके लिए अंबेडकर लेख लिख रहे हैं। आरबीआई जिस पर गठित हुआ है, द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी, वो शोध पत्र लिख रहे हैं। लेकिन अंबेडकर आइकॉन इंडिया के नहीं बने, अंबेडकर पुनर्जागरण और नव जागरण के नायक नहीं बने। ये देश लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और महामना मदन मोहन मालवीय को राष्ट्र नायक के रूप में मानता है, जिनके बीच में एक ऐसी चीज थी कि उनका मन एक हिंदू का मन था, लेकिन जिसके मन में मनुष्य था, वो उसको एकदम एक तबके का नायक बनाया गया। ये इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर रजनी कोठारी ने एक थ्योरी दी है। जब 90 के दशक में पूरा मंडल आंदोलन आया, ये सवाल तेज हुआ कि राजनीति का जातिवादीकरण हो रहा है, तो रजनी कोठारी ने ये टर्म 82-90 के दौर में कि ये राजनीति का जातिवादीकरण नहीं, जातियों का राजनीतिकरण।
तो जो राजनीति में जातियां कभी थी ही नहीं, कभी दिखती नहीं थी, जिसके लिए आपके मन में कोई कल्पना ही नहीं थी कि मनुष्य ऐसे भी होते हैं। आपके मन में कल्पना नहीं थी कि इसी राष्ट्र के कुछ लोग पशुओं से बदतर जीवन जीने पर मजबूर कर दिए गए। जब वो लोग मुख्यधारा में आकर अपना हिस्सा मांगना शुरू किए, तो उनके पूरे विचार को डिलेजिटिमेट करने के लिए एक सोची समझी वर्चस्ववादी मानसिकता ने इसे इस सवाल को ही निगेट करने के लिए सवाल पूछने वाले पर ही हमला कर दिया, क्योंकि सवाल का जवाब नहीं था। सवाल का जवाब ये पूछना था जो बिहार ने पूछा, 3% लोग आबादी में हो, 97% तुम्हारी नौकरी क्यों है? ये, और जैसे ये सवाल पूछा जाए, सवाल पूछने वाले को कह दो तुम तो जातिवाद करते हो। भाइयों और बहनों, इस देश में एक ही जाति है, वो है गरीब। और ये बात बोल कौन रहा है? जो गुजरात के मुख्यमंत्री बनने के बाद जब देश के प्रधानमंत्री बनना था, तो बिना पूछे अपनी जाति बताई, बिना पूछे राष्ट्रपति की जाति बताई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, कैबिनेट मंत्रियों की जाति बताई गई प्रेस, क्योंकि सूट कर रहा है ना, उनका वोट लेना है। तो ये एक सोची समझी रणनीति है मीडिया में बैठ करके। जब ऑक्सफैम की रिपोर्ट कहती है 121 डिसीजन मेकिंग पोस्ट पर नो शेड्यूल ट्राइब, नो शेड्यूल कास्ट, 1 or 2 एक्सेप्शनल ओबीसी, इसका मतलब ये 118 120 लोग पूरे देश की मीडिया जो चला रहे हैं वो तो सारे एक ही है। तो इसलिए इस सवाल को डिलेजिटिमेट कर दिया गया ताकि आप ये सवाल ही पूछ ना पाए कि क्योंकि सवाल का जवाब देना मुश्किल था। इसलिए मुझे लगता है कि उन सारे सामाजिक न्याय के नायकों को कर पूरा गद्दी छोड़ धर उस तरह। कर्पूरी ठाकुर नाई जाति के नेता नहीं थे। नाई जाति बिहार में आधी आबादी से भी कम है, आधी % से भी। कर्पूरी ठाकुर सामाजिक न्याय के नेता थे। जगदेव बाबू 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग गंवाए हैं। तो ये है वैचारिकी सामाजिक न्याय की। लालू यादव यादवों के नेता नहीं थे, मुलायम सिंह यादव यादवों के नेता मात्र नहीं थे, मनोहर कांशीराम केवल दलितों के नेता नहीं थे। मनोहर कांशीराम 85% की बात करते हैं। वो बहुजन का टर्म देते हैं, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसलिए रामनरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी ठाकुर बिहार में मुख्यमंत्री थे। तो यही जो फ्रेम करते हैं ना दिमाग में कि देश की भाषा कैसी हो, समाज कौन चला रहा है, अपर कास्ट अपर क्लास, मेल हेजेमनी, इसने नारा बनाया कि दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। तो एक भैंस चराने वाला एक देश चला सकता है, ये पचा नहीं बहुत सारे लोगों को। एक बाल बनाने वाला लोगों का भविष्य बना सकता है कर्पूरी ठाकुर बनकर, ये पचता नहीं। क्योंकि मेरिट तो सबसे ज्यादा उन तबकों में थी जो हाथ से श्रम करते थे। कुम्हार, लोहार, बढ़ई, नाई, मोची, निषाद, मल्ला, धोबी, तमाम वे जातियां जिन्होंने हजारों साल से श्रम किया है। तो श्रम किया है तो शोध किया है, शोध किया है और श्रम से भी ज्यादा बोलिए शिल्पकार है वो। शिल्पकार, मैंने वही कहा ना कि शोध किया है, श्रम के साथ शोध किया। बढ़ई को पता है कि कौन सी लकड़ी का कौन सा चीज में इस्तेमाल, मिट्टी की पहचान कुम्हार को है, किस रेत से कपड़े साफ होंगे ये धोबी जानता था, कैसे खेत में कौन से फसल पैदा होगी ये किसान जानता था। तो जो शोध और शिल्पकार जातियां थी, कर्मकार जातियां थी, मेहनतकश जातियां थी, आधुनिक भारत जब बना तो उन्हें विश्वविद्यालयों से बाहर रखा गया, उन्हें देश चलाने से बाहर रखा गया, उन्हें हिस्सेदारी देने से बाहर रखा गया। इसी का नतीजा यह है कि जब तक आरक्षण नहीं था, सन 2000 के आसपास, 1990-97, 50 साल आजाद भारत का एक भी विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप 500 विश्वविद्यालय में नहीं था। और यह आरक्षण को गाली देते। अरे भाई, अगर आप क्योंकि आप दरअसल जगदेव बाबू के टर्म में कहें तो श्रमजीवियों को बाहर करके परजीवियों से देश चलवा रहे थे, तो देश का बेड़ा गर्क हुआ। इसलिए ये सवाल ही ना पूछे जाएं, क्योंकि इसका उत्तर दे पाना मुश्किल है। सवाल पूछने वालों को ही जातिवादी कह दिया जाए, सवाल पूछने वालों को ही, जैसे कैंसर है एक्सरे ना हो, क्योंकि एक्सरे हो जाएगा तो डॉक्टर को आरोप लगा दिया जाए कि अरे तुमने तो हमको बीमार कर दिया। नहीं भाई, उस अंबेडकर नामक डॉक्टर ने, लोहिया नामक डॉक्टर ने, कांशीराम नामक डॉक्टर ने, इन डॉक्टरों ने समाज का एक्सरे करके बहुत पहले बता दिया था एक गंभीर बीमारी जाति की आपके बीच में है, इस बीमारी का इलाज ये है। इस इलाज करने वालों को जातिवादी कह दिया गया। वही बदस्तूर आज भी जारी है। आपका आभार, धन्यवाद, आप आए, बहुत धन्यवाद। और जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको कैसा लगा कार्यक्रम ये ज़रूर बतलाएं। हम इस तरह के कार्यक्रम लगातार करते रहना चाहते हैं जो संवाद की स्थिति कायम करे, जो एक दूसरे के विचारों को समझने की स्थिति कायम करे, और जो जो कटुता है व्यक्ति व्यक्ति के बीच में, वो अजनबीपन की वजह से या दुराग्रह की वजह से वो किस तरह से दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद।